नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा की थी, जिसमें पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पाषाण युग पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जाना था। तो उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने पाषाण युग पढ़ा तो उसमें 3 युग आ रहे थे। एक पुरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, उसमें मीसोलिथिक एज, फिर तीसरा उसके बाद वाला उच्च पाषाण काल कह सकते हैं या उसको नव पाषाण काल कह सकते हैं, नियोलिथिक एज। तो इससे प्रश्न हमने बताए थे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। फिर हमने सबसे पहला जो पुरा पाषाण काल था उसको 3 रूपों में विभक्त किया था, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, फिर आने वाला उच्च पुरा पाषाण काल। तो हमने उसमें चीजें कुछ बताई थी, उसमें क्षेत्र बताए थे, औजार बताए थे, उनसे मिले साक्ष्य बताए गए थे। उसी में एक बार हम फिर से डायग्रामेटिक तरीके से बताते हैं। जैसे पूर्व, ये पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर ये नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर देखते हैं इसमें से हमने कुछ चीजें बताई थी। ये पूरा पाषाण काल में हमने पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, इसमें हमने क्या बताया था। इसमें कुछ क्षेत्र जैसे थे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र सोहन घाटी, सोहन घाटी, सोहन घाटी, सोहन घाटी के बाद जो आता था क्षेत्र बेलन घाटी, बेलन घाटी, और इसमें सबसे अहम जो क्षेत्र था नर्मदा घाटी था। कौन सा? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी पे हमने 2 हथनौरा, हथनौरा, और दूसरा क्षेत्र था भीमबेटका, भीमबेटका, बेटका। ये दोनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी। ये प्रश्न पूछा कई बार गया है। मानव कंकाल सर्वप्रथम हमें कहाँ मिला? तो हथनौरा में मिला, मानव कंकाल मिला था। मानव कंकाल हमने चर्चा इसमें की थी। मानव कंकाल या मानव खोपड़ी वही कंकाल में आ जाता है। फिर भीमबेटका में सबसे पुरानी जो चित्र, भित्ति चित्र वाली गुफा है, सबसे प्राचीन भित्ति चित्र गुफा, भित्ति चित्र जो है भित्ति गुफा कह सकते हो, भित्ति गुफा है, भित्ति गुफा है, मतलब भित्ति का मतलब चित्रात्मक गुफा, उसमें चित्र काफी प्रकृति के पशु के चित्र पाए गए हैं। सबसे प्राचीन मानी जाती है, जो कहा जाए सबसे प्राचीन जो गुफा में आता है। कौन सी सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिल जाए, सबसे प्राचीन गुफा भित्ति चित्र आ जाए तो कौन सा? भीमबेटका लगाते हैं। ये एमपी में है, ये दोनों चीजें एमपी में। फिर हमने जो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल देखा था, मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। इसमें जो स्थान पे कुछ चर्चा की थी, जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट स्थान है झारखंड का सिंहभूम, 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 सिंहभूम या सिंहभूम कहते हैं, सिंहभूम क्षेत्र है झारखंड का। एक नेवासा पड़ता है महाराष्ट्र में, नेवासा किससे संबंधित है? एक चकिया वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में चकिया पड़ता है, वाराणसी में चकिया पूछा गया है एक बार, वाराणसी, वाराणसी में चकिया है, वाराणसी। तो ये स्थान कैसे? पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। फिर इसके बाद कौन से चले थे? उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, पाषाण काल, पाषाण काल। इसमें हम लोगों ने देखा था एक चीज, इसमें संघाव क्षेत्र जो है, संघाव क्षेत्र जो अफगानिस्तान में पड़ता है, हुआ जाता है अफगानिस्तान में। और दूसरा चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। ये क्षेत्र पूछा गया क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज जो है, इलाहाबाद जो है इसमें स्थित है, अब तो प्रयागराज नाम है। तो इसमें ये कुछ क्षेत्र, अब इसमें हमने चर्चा की थी, ये यहां से यहां तक जो एज है ये 9 लाख बीसी से शुरू होता है, कहां तक पहुंचता है? 10,000 बीसी तक ये समय रहता है इसके बीच का, उच्च पुरा पाषाण काल में। और पूर्व पुरा पाषाण काल, इसमें पूर्व पुरा पाषाण काल में हमने औजारों की चर्चा की थी। तो क्या
क्या थे औजार? पेबुल था, चापर था, चॉपिंग था, मतलब औजार कैसे थे? इस तरीके के औजार थे, ये मोटे मोटे पत्थर के मोटे मोटे औजार। फिर थोड़े से इनको मॉडल बदला, थोड़ा सा पतले औजार हुए, थोड़ा सा पतले हुए औजार इसमें। और जो उच्च पुरापाषाण काल, इसमें चमकदार हथियार ऐसे ही लेकिन उनको पॉलिश, काफी घिसाई हो गई, अच्छे और क्वालिटी के हथियार बना दिए गए। जब ये पुरापाषाण काल चल रहा था तो मानव कैसा था? आखेटक के रूप में था, मतलब शिकार करता था। आखेटक और शिकारी था, एक प्रेडेटर था। और जब ये शिकार था करता था, साथ में इसके वनस्पति वगैरह जो फूल पत्ती फल मिलते थे उनका संग्रह करता था, खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। खाद्य संग्राहक, अधिक उत्पादक नहीं हुआ है, ये कलेक्ट कर रहा है। अब देखिए उच्च पुरापाषाण काल ये पूरा हमने इसमें तरीके से बताया था। उच्च पुरापाषाण काल में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज हो जाती है यहाँ पे, आग की खोज पूछा गया है प्रश्न। आग की खोज किस काल में होती है? ऑप्शन दिया था पुरापाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल मतलब मध्य पाषाण काल से थोड़ा सा पहले आग की खोज होती है। यहीं पर होमोसेपियंस मानव आता है, होमोसेपियंस मानव का विकास होता है। होमोसेपियंस मानव का विकास, सभ्य मानव, इसका मतलब सभ्य मानव का विकास नहीं होता है। जब पुरापाषाण काल शुरुआती चला था तो असभ्य था, जानवर के रूप में था, यहाँ पे थोड़ा सा सभ्य हो गया। अब जो आते हैं मध्य पाषाण काल, ये 10,000 बीसी से कितना, 10,000 बीसी से पहले का समय। फिर 10,000 बीसी से 10,000 बीसी कर लीजिए, 10,000 बीसी से कितना, 6,000 बीसी तक मानव चलता है। फिर उसके बाद का समय क्या रहता है? ये किस प्रकार विभाजन किया गया? औजारों के आधार पे, जलवायु परिवर्तन के आधार पर विभाजन हुआ। तो औजार अब क्या हुए? माइक्रोलिथिक औजार हो गए, माइक्रोलिथ मतलब बहुत छोटे छोटे औजार हो गए, पत्थर के बहुत छोटे छोटे ऐसे औजार बना लिए, काफी उनसे छोटे थे और शार्प थे हथियार। अब इनमें कौन से क्षेत्र आते हैं? मैंने बताया था इसमें मेन जो है कोठारी घाटी नदी घाटी है। एक घाटी का मतलब नदी से बनता। कोठारी घाटी में 2 स्थान याद रखने हैं। एक मेन स्थान याद रखना है बागौर, ये मुख्य स्थान है। इसी का कोठारी घाटी से संबंधित नहीं, लेकिन राजस्थान का एक स्थान और है आदमगढ़। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? बागौर से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य बागौर से। और इसमें जो कहा गया, इसमें भी पशुपालन के साक्ष्य मिले, पशुपालन। लेकिन ये बहुत बार पूछा गया बागौर किससे संबंधित है? पशुपालन। तो इससे अंदाजा लगाया था मध्य पाषाण काल में पशुपालन मानव ने करना शुरू कर दिया था। फिर एक और बेलन नदी घाटी हमने बताया था, बेलन नदी घाटी। इसके जो नदी घाटी में, इसी में जो इंपॉर्टेंट बेलन नदी घाटी का जाता है, इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़ और प्रयागराज का कुछ हिस्सा है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन मुख्य प्रतापगढ़ का क्षेत्र ज्यादा है। इसमें कुछ क्षेत्र थे, एक जैसे प्रतापगढ़ साइड में क्षेत्र पड़ता सराय नाहरगढ़ क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में महदहा और दमदमा, हमने दमदमा बताया था, महदहा में हमने बता दिया था, क्या बताया था? महदहा में जो आभूषण से, हड्डियों से निर्मित आभूषण मिले हैं, हड्डियों से निर्मित आभूषण, ठीक, निर्मित आभूषण। और जब हड्डियां मिली थी तो शर्म से भी जो सींग थी उनके भी बने आभूषण मिले, भूषणखाना भी पाया गया जब हड्डियां ज्यादा यहाँ मिली। दमदमा से क्या था? मानव समाधान मिला, मानव समाधान मिला। एक 3 जोड़ी मानव, 3 मतलब एक साथ 3 मानव का समाधान यहीं से मिला। प्रश्न आता 3 मानव का समाधान कहाँ से मिला? एक प्रश्न आ चुका है। ये दमदमा शब्द लगाएंगे, ठीक, ये भी यूपी के क्षेत्र में यूपी के पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब एक और क्षेत्र था मिर्जापुर, ये लेखैया यहाँ पर है, लेखैया। यहाँ पर क्या मिलता है? मानव कंकाल सबसे अधिक पाए जाते हैं, नर कंकाल पाए जाते हैं, मानव नर कंकाल। अब इसमें हमने एक कोठारी नदी घाटी आई, बेलन नदी घाटी आई, इसके ये मुख्य। और इधर एक कौन सा क्षेत्र था? फिर हमने कहा था गुजरात का एक और क्षेत्र आता था गुजरात में, कौन सी? साबरमती और कौन सी प्लस माही नदी घाटी में। इन दोनों में कौन सा? लखनाज पड़ता है, लखनाज।
ये कौन मध्यकाल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। इस पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है क्योंकि दोनों के बीच का काल है ये। फिर देखते थे इसमें लखनारी गुजरात में पड़ता है, इसमें मानव समाधान पाए गए। तो इसमें मुख्य यही था, एक माइक्रोलिथिक और माइक्रोलिथ के बाद 3 घाटियों संबंधित जो प्लेस थे। अब नवपाषाण काल में देखते हैं क्या रहता है। नवपाषाण काल में मानव लगभग विकसित हो चुका था, उसको समझ आ चुकी थी। तो अब उसने क्या किया, आग का वहां धोखे से चिंगारी निकली, यहाँ उस आग का क्या किया, प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया। आग का प्रयोग किया। साथ में आग के प्रयोग के बाद उसने क्या, पशुपालन तो कर ही रहा था, पशुपालन के साथ अब क्या जुड़ गया, पशुपालन के साथ अब कृषि भी जुड़ गया। पशुपालन कर रहा था प्लस कृषि, हमने पढ़ाया था कृषि और पशुपालन साथ में हो तो क्या मिश्रित खेती होती है। अब उसने कृषि, कहने का मतलब कृषि स्टार्ट कर दी। कृषि का जब कृषि स्टार्ट होती है तो स्थायी जीवन, कॉमन सी बात है, एक जगह खेत खलिहान होंगे तो हमको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अपनी फसल की देख रेख करनी पड़ेगी, आसपास रहना पड़ेगा उसके संरक्षण के लिए। तो क्या हुआ, स्थायी जीवन, मानो स्थायी जीवन के रूप में यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के साथ जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लगता है, मृदभांड की शुरुआत हो जाती है। मृद का मतलब होता है जो मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी और बर्तन। ये मृदभांड बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इतिहास में अपनी, क्योंकि इन्हीं से समय का पता चलता है। क्योंकि इसके बाद जो सिंधु घाटी आता है उसमें क्या, काला, लाल और काले रंग का मृदभांड होता है। फिर जब वैदिक युग आता है तो चित्रित धूसर रंग का मृदभांड हो जाता है। तो मृदभांड से समय का आकलन हो जाता है। अब देखते हैं इसमें कौन से कुछ प्लेस हमने बताए थे जैसे नवपाषाण काल में। एक तो है इसका, कुछ देख लेते हैं, कश्मीर के 2 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कश्मीर घाटी में। कश्मीर में एक तो बुर्ज होम, इसके 2 प्लेस देखते हैं। बुर्ज होम में स्तंभ गर्त मिलता है। स्तंभ मतलब स्तंभ, गर्ता आवास मतलब गड्ढे के रूप में जो है आवास मिलता है। बुर्ज का मतलब क्या होता है, बुर्ज जन्म, और होम का मतलब घर, स्थान, तो जो जन्म का स्थान। तो वहां बुर्ज होम में एक जो गड्ढे नुमे मकान मिलते हैं, उसके अंदर लोग निवास करते हैं, इससे पता चलता है। स्तंभ गर्तावास मतलब ये पाया जाता है। कभी कभी गर्तावास कहाँ पाया गया, तो बुर्ज होम में। और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का दफन किया गया मिलता है। मानव प्लस कुत्ते का समाधान मिलता है। इस प्रकार समाधान मतलब दोनों एक साथ हैं। तो इससे बोलता है मानव ने सबसे पहले कुत्ते को जो पाला था। इससे कुत्ता जो जानवर है काफी प्राचीन जानवर है, इस प्रकार से देखें। और दूसरा यहाँ पे दूसरा प्लेस है गुफकराल, यहाँ पे गर्तावास मिलता है, गुफकराल। ये 2 स्थान जम्मू कश्मीर घाटी से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया। नॉर्मल प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछता है आविष्कार किसमें हुआ। उच्च पुरापाषाण काल में पहिए का आविष्कार यहाँ पे, तो पहिए का नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल किसमें हुआ, नवपाषाण काल में। मानव ने स्थायी जीवन कब किया, नवपाषाण काल में। इस प्रकार हमने एक बार कंपेयर कर लिया तीनों में। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने बता दिया था, उसके बारे में पाकिस्तान तक हमने बता दिया था। पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो, चरमोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद जो भारत के कुछ क्षेत्र बचे थे उनके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बताया था कि ये इसको सिंधु घाटी को कहते हैं, नदी सिंधु नदी के किनारे पड़ती है। फिर हमने चर्चा की थी इसको हड़प्पा सभ्यता के कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला स्थान जो खोजा गया था, नगर खोजा गया था, ये जगह जो थी उसका नाम हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये प्रथम नगरीकृत सभ्यता इसे कहते हैं, क्योंकि इसका इतना बेहतर नगर नियोजन था, इसके इतने अच्छे मकान तरीके से बने हुए थे, सुनियोजित ढंग से, नालियां थी, सड़कें थी, तो इसलिए नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। फिर हमने इसका विकास बताया था। इसका विकास सिंधु घाटी का देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितने 2300 से 1750 बीसी में। हालांकि कहीं कहीं 2500 दिया है, 2500 से 1750, कहीं कहीं 3000 से 6000, लेकिन ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है। कार्बन डेटिंग देखते हैं। फिर क्या रहता है, प्रामाणिक यही है 1750 इतने ही काल में। ये कहाँ इसका विस्तार हुआ ये हमने बताया था। पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में है, भारत में है। पाकिस्तान में मुंडी गांव
सुरतगुर्गिक और मुंडीगाड़ के इतना पूछा पाकिस्तान में नहीं जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तो पूछा जाता है। अब हमने उस पर आगे चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके क्षेत्र बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम भारत के जो क्षेत्र रिलेटेड हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अपने अपने राइटर हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे मार्शल और मैके ने सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे बताया कि समाप्त हुई है, ये बताया बाढ़ के आ जाने समाप्त हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं हिलर ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। वही कैनेडी जो आए उन्होंने कहा अपने लेख में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी महामारी के चलते समाप्त हो गई, जैसे इस समय कोरोना महामारी है। हम लोगों ने वैक्सीन का निर्माण किया, मानव सभ्य है, होशियार हो चुका है, तो उसने अपने को परहेज किया, तो कहीं ना कहीं इस महामारी की चैन हम लोगों ने कोविड की चैन तोड़ के इस महामारी से निजात पाने की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय शायद इतना ज्ञान नहीं था, उतना विकास वैक्सीनेशन वगैरह का नहीं हुआ होगा, तो महामारी के कारण समाप्त हुई। तो सबके अपने अपने कारण हैं बताने के। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी में भारत के क्षेत्र थे, तो भारत का गुजरात, कल के आगे से हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में देख लिया। गुजरात में 3 क्षेत्र थे प्रमुख, लोथल गुजरात में एक पड़ता है, और धौलावीरा प्लस एक और कौन क्षेत्र है इसके साथ, सुरकोटदा। जो धौलावीरा लोथल है, लोथल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोथल के बारे में। ये भोगवा नदी किनारे प्रश्न मैं इसलिए कॉलम में आ चुका है, भोगवा नदी, इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछा चुके हैं भोगवा नदी के। इसको एस आर राव ने किया था, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ना है। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, 2 इंपॉर्टेंट हैं। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता, रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, इससे संबंधित रहते हैं। अब सबके नाम ऐसे तो मजूमदार हैं, फिर अमलानंद घोष अभी आएंगे कालीबंगा में, सबके याद नहीं नाम रखने हैं। खोजकर्ता नाम एस आर राव दिखाई दे रहे हैं, राव याद रखना, एस आर राव खोजकर्ता हो गए। गुजरात में है ही ये 2। ये अब साक्ष्य इंपॉर्टेंट आते हैं, ये साक्ष्य बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी सभ्यता के स्थल मिले सब में साक्ष्य पूछा गया। इसमें क्या रहता है, अग्निवेदिका मिलती है, अग्निवेदिका, हाथी दांत का पैमाना भी मिलता है, हाथी दांत का पैमाना। क्यों? क्योंकि हाथी दांत का पैमाना वही मिलेगा जहां व्यापार होता होगा। व्यापार कैसे होता था, यहाँ चूंकि सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल क्या था, बंदरगाह है, तो बंदरगाह मिलता है, बंदरगाह, बैकयार्ड का पोर्ट, इसको गोदीबाड़ा भी कहा जाता है, कहेंगे गोदीबाड़ा। और क्या, धान के साक्ष्य मिलते हैं, धान के या चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं। इस प्रकार जो है लोथल के बारे में जानकारी मिलती है, लोथल से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब हम बात करते हैं आगे धौलावीरा पे। धौलावीरा में इतना कुछ नहीं है, ये दूसरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। यह हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र है, हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा है धौलावीरा। और धौलावीरा और दोनों ये कहाँ पर है, कच्छ के क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। अब दूसरी बात क्या रहती है, यहाँ पर जो धौलावीरा में एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज। एक तो खेल का मैदान, क्रीड़ा मैदान मिलता है, क्रीड़ा मैदान, और 10 चिन्हों का एक अभिलेख मिलता है। 10 चिन्हों का एक अभिलेख है, 10 चिन्हों का, मैथ्स की कॉलम में प्रश्न आ चुका है, 10 चिन्हों का अभिलेख। लेकिन ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक साइन बोर्ड, इसको साइड में कह सकते हो, क्या है, साइन बोर्ड ये मिलता है, साइन बोर्ड। तो क्रीड़ा मैदान हो गया, साइन बोर्ड हो गया, धौलावीरा। ये मेन इसकी बात है, दूसरा सबसे बड़ा क्या था, स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, स्थल है धौलावीरा। और देखते हैं इसके बाद ये सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, घोड़े की हड्डियां मिलती हैं, घोड़े की हड्डियां ये प्राप्त होती है, सुरकोटदा, ये गुजरात का। इस प्रकार गुजरात में हमने देख लिए।
यहाँ पर युग्मित समाधान भी लोथल में मिला था। युग्मित समाधान इस प्रकार लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। हालांकि घोड़े की हड्डियां जरूर मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन घोड़े की प्रधानता नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, गुजरात हो जाता है। गुजरात के बाद राजस्थान, उसके ऊपर राजस्थान है। राजस्थान में कौन? कालीबंगा। काली का मतलब काला रंग, बंगा का मतलब चूड़ियां, ब्लैक, या काला रंग कहते हैं, काली है ही इसका मतलब, ये चूड़ियां, बंगा, चूड़ियां। इसका ये कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसकी किसने? अमलानंद घोष ने इसकी वो खोज की थी, मतलब इस क्षेत्र को खुदवाया था। अब इसमें जो है मेन क्या पूछा जाता है वो हमें इस पे डिस्कस करना है। कालीबंगा में जो सबसे पहला जो बात है, अग्निवेदिका यहाँ पे मिली है, अग्निकुंड या अग्निकुंड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जुते हुए खेत हैं, मिले हैं यहाँ पर। और क्या मिला है? चिकित्सकीय उपकरण के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तो देखा जाए, और जो इसमें है, जो कालीबंगा में जुते हुए खेत, शल्यक्रिया एवं चिकित्सकीय उपकरण संबंधित चीजें, शल्यक्रिया। तो कालीबंगा में इस प्रकार जो है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है, सड़कें हैं, नालियां, ये कह सकते हैं नगर नियोजन जो यहाँ पर मिला है, नगर नियोजन। अब देखते हैं इसके जो कालीबंगा इसका प्रमुख स्थान था। अब और इसका जो प्रमुख स्थान कालीबंगा ही था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान में पड़ता है। अब रोपड़ पंजाब में कौन सा स्थान है? पंजाब में एक रोपड़ जगह पड़ती है, रोपड़ पूछा गया है। सतलज नदी किनारे है, सतलज किनारे मानव समाधान पाया जाता है, यहाँ पर पाया गया मानव समाधान। उसके बाद जो है देखते हैं कौन सा स्थान रहता है, रोपड़ हो गया। हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा। राखी गढ़ी एक है, और एक बनावली। इसे डायरेक्ट कभी पूछ रहे थे, बनावली क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में। राखी गढ़ी में क्या रहता है? राखी गढ़ी के बारे में देख रहे हैं। राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, दूसरा धौलावीरा, जो ऑप्शन में धौलावीरा, राखी गढ़ी नहीं है तो धौलावीरा को लगाएंगे। बनावली में जो हल्का साक्षी मिलता है, हल्का साक्षी मिलता है, जो जिससे कृषि होती है वो हल। अब ये देखते हैं इस प्रकार, तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं सारे जो भारत से मेन रिलेटेड थे, पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं इससे रिलेटेड, वो हमने बता दिया। अब इससे जुड़ी हुई जो संस्कृत थी, क्या समाज था, क्या धार्मिक स्थिति, उस पर जो प्रश्न है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसके जो समाज है, इसकी सामाजिक स्थिति, समाज इसका कैसा था। फिर इसके धार्मिक स्थिति पे चर्चा करते हैं, धार्मिक स्थिति। फिर राजनीतिक स्थिति इसमें कुछ ऐसी दिखाई नहीं गई है कि कोई एक सत्ता किसी के हाथ में रही हो। हालांकि मानते हैं कि पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग का जो इसमें मेन रोल रहता है। फिर इसके बाद धार्मिक स्थिति के बाद देखते हैं कौन सी स्थिति आती है, राजनीतिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक मतलब कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो हम बता ही गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये मांडा चिनाब नदी के किनारे, ये पूछा था दक्षिण में। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। गोदावरी या प्रवरा सहायक नदी है, प्रवरा में जाए तो प्रवरा है, पर पहले प्रवरा फिर गोदावरी को करते हैं। ठीक, यहाँ पर साकेंगेडोर है,
केंगेंडोर, सांग केंगेंडोर। सांग केंगेंडोर जो बलूचिस्तान में दास नदी किनारे, दास नदी। यहाँ आलमगीर कहाँ है? आलमगीरपुर जो है किसमें? हिंडन नदी किनारे, यमुना की सहायक नदी। ये तो सिंधु घाटी के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी, पूर्वी, इसके बीच सिंधु घाटी त्रिभुजाकार के रूप में था। फिर समाज में हम आते हैं, समाज में क्या रहता है? समाज किस प्रकार बटा हुआ था? समाज में जो देख लें, समाज बौद्धिक वर्ग था। हालांकि इसको बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन एक साक्ष्य के आधार पर बताया गया समाज में बौद्धिक वर्ग रहा होगा। फिर एक जो था युद्ध वर्ग, योद्धा वर्ग कह सकते हो, योद्धा वर्ग। फिर जो एक था वहां पे व्यापारी वर्ग था, क्योंकि व्यापार हुआ है इस प्रकार। व्यापारी वर्ग और जो देखा है श्रमिक वर्ग। तो इस प्रकार समाज था। हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन एक आधार देखा गया है जो मोहरों पे मिले हैं, उसके आधार पे अनुमान लगाया गया। पुरोहित का अनुमान लगाया गया है, व्यापारी वर्ग का लगाया गया है, कहीं कहीं योद्धा वर्ग, हालांकि बिल्कुल पुख्ता नहीं है, फिर भी एक अनुमान लगाया गया, श्रमिक वर्ग। अब इसमें देखते हैं धार्मिक स्थिति क्या है। इसकी धार्मिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसी से जो है प्रश्न, धार्मिक और आर्थिक स्थिति से प्रश्न बनते हैं इसमें ज्यादातर। जो धार्मिक स्थिति में देखें तो ये मातृ पूजा होती थी, मातृ पूजा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ शक्ति की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है मातृ शक्ति की मूर्ति? मातृ शक्ति की मूर्ति कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है मोहनजोदड़ो में। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मातृ प्रधान ये जो सभ्यता थी, मातृ प्रधान, तो मातृ पूजा होती थी। दूसरी पूजा में देखते हैं प्रकृति पूजा में आ जाते हैं। प्रकृति पूजा में जो है पीपल का वृक्ष, पीपल के मतलब पौधों की पूजा होती है, तो पीपल या वृक्षों की पूजा, वृक्षों में पीपल, नीम, इनकी सबकी पूजा होती थी। पीपल, नीम, बबूल, इनमें एक ऐसी जो है मोहर पे चित्र मिला है खुदा हुआ कि उसमें पीपल की डालियां हैं, उसके बीच में देवता को दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि प्रकृति में कहीं ना कहीं वृक्षों की पूजा होती थी। आज भी वृक्षों की पूजा होती है। अभी जो है सावित्री व्रत पूजा जो हुई थी, उसमें जो है पीपल बरगद का जो है उसके किनारे जो उसके परिक्रमा के रूप में पूजा होती है। तो पीपल बरगद आज भी वृक्षों के रूप में माने जाते हैं, पूजनीय। तो कहीं ना कहीं नेचर के हिसाब से बेस्ट चीज है ये। सरकारें जो है, महाराष्ट्र की सरकार रही है, अभी यूपी सरकार रही है, उसने एक बढ़िया पहल इस पे की है। जो 100 वृक्ष, यूपी में जो 100 साल जो वृक्ष है उसको विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दी जा रही है। महाराष्ट्र में जो 50 वर्ष जिन वृक्षों की आयु हो गई है उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। किसी भी कीमत पे आप काट नहीं सकते हैं, यदि काटेंगे तो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होगी। फिर जो वृक्षों की पूजा हुई, फिर यहाँ पर पशु भी कहीं ना कहीं, जल की पूजा होती थी, जल की पूजा, प्रकृति में जल, पशु भी कहीं ना कहीं प्रकृति में रखते हैं स्थान पशु में। तो पशु के रूप में कुबड़ वाला बैल काफी पूजनीय था। कुबड़ वाला बैल जो है, मुहर है उस पे कुबड़ वाला बैल मिलता है, मुहर पे कुबड़ वाला बैल दिखता है। और एक और पूजा में था, मात्र तो पूजा थी, साथ में कह सकते हैं पुरुष पूजा भी थी। पुरुष पूजा के रूप में पशुपतनाथ की पूजा थी, पशुपत की पूजा। ये अंदाजा लगाया जाता है, उसमें एक मोहर है, उसमें जो दिखाया गया है मोहर में कि एक पैर ऐसे नीचे टांगे हुए हैं, एक पैर जो है बैठने की मुद्रा में बने हुए हैं, एक पैर टंगा है, एक पैर से आसन की ओर बैठे है, जो योगी की मूर्ति है, उसको शिव के रूप में माना जा रहा है। तो उसमें क्या है, जो इधर उधर चारों तरफ हाथी है, बाघ है, गेंडा है, जो जिस पे बैठे हो भैंसा है, उसके नीचे पैरों के पास हिरण है। तो इससे पशु और साथ में पुरुष जो कि पशुपत, इनकी पूजा का उसमें जिक्र समझा जा रहा है कि पशुपत ये शिव, भगवान शिव से संबंधित है, शिव से पशुपत की पूजा। तो इस प्रकार से धार्मिक स्थिति हो जाती है। अब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक में क्या रहता है, व्यापारी वर्ग, कृषि वर्ग और पशुपालन।
पशुपालन पे देखते हैं। पशुपालन में क्या था, गाय बैल, हालांकि गाय का जिक्र नहीं मिलता है लेकिन गाय बैल में मान लिया था, गाय बैल पालते थे, बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, ये सब जानवर है, सुअर पालते थे। इस प्रकार जानवर पाले जाते थे पशुधन के रूप में। फिर कृषि में क्या था, कृषि किसकी किसकी, गेहूं 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 की, जौ, चना, मटर, सरसों, खरबूजा तरबूज, ये जो है 9 प्रकार की जो है, इस प्रकार 9 प्रकार की जो है फसलों का, कपास सबसे इंपॉर्टेंट, कपास इसकी जो है खेती होती थी, कृषि करते थे। सबसे पहले मानव ने कृषि किसकी की है, जौ की सबसे प्राचीन जो है जौ है। फिर व्यापारी वर्ग में देख लेते हैं। व्यापारी वर्ग क्या था, सोना चांदी तांबा, इसका व्यापार होता था। कहीं ना कहीं जो व्यापार में देखते हैं सोना चांदी तांबा का व्यापार था। सोना में क्या रहता था, सोना कहाँ से व्यापार हुआ, सोना हट्टी की खान, कर्नाटक, बहुत प्राचीन खान है, बताया था जब खनिज पढ़ाया था, कर्नाटक में। तांबा जो था, खेतड़ी बहुत फेमस है तांबा के लिए, खेतड़ी की खान जो कहाँ है, झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर, राजस्थान में। खेतड़ी खान यहीं से निकाला जाता था। इसको मेसोपोटामिया, ईरान, इससे व्यापार इसका होता था। खेतड़ी खान ये हो जाता है। फिर चांदी भी दक्षिण भारत में भी, अफगानिस्तान में। फिर जो है लेपिज, एक मणि होता था, लेपिज करके, उसको जो है मणि का भी व्यापार होता था, मणि। तो देखा जाए व्यापार था, आयात निर्यात होता था। ये कैसे पता चला, जब मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें पाई गई, कुछ साक्ष्य वहां पाए गए, तो ये पता चलता कैसे वहां पहुंचे। कहीं ना कहीं व्यापार दृष्टि से पहुंचे। मेसोपोटामिया कहाँ है, ईरान मध्य एशिया में है, यहाँ भारत मध्य एशिया, तो कहीं ना कहीं संबंध थे। वहां पर मेलुहा शब्द पाया गया, मेलुहा का जिक्र हुआ है। और मेलुहा जो था, जो सिंधु का सबसे पुराना जो है प्राचीन नगर था, क्षेत्र था, मेलुहा स्थल था। तो मेलुहा का वहां कैसे जिक्र होता है, वहां कैसे मेलुहा की चीजें पाई जाती हैं, तो इसका मतलब जो था व्यापार इनका वहां मध्य एशिया से सिंधु घाटी के लोगों का होता था। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो हर एक आयाम थे उसके बारे में चर्चा की। एक और इनके में मूर्ति मिली है मोहरों पे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन जो सोर्स है मोहर है, क्योंकि मोहर पे ही बहुत सारे चित्र अंकित हैं। तो ये भी अनुमान लगाया जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, पढ़ी तो भी जा नहीं सकी है, लेकिन लिपि कैसी है, जो देखा जाए वर्णात्मक नहीं है, वर्णात्मक में लिखे हुए अक्षरों में नहीं है, उस पर चिन्ह बने हैं, जो चित्रात्मक लिपि है। कैसी है लिपि है, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी वाली है, चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि हो जाती है इनकी। तो अभी पढ़े नहीं गए, और ज्यादातर जो मोहरें मिली हैं, मोहरों पे चित्र अंकित हैं ज्यादातर। तो एक चित्र में दिखाया गया है, ऐसे बना है, उस पे ऐसे सींगें बनी है, ऐसे सींग है, ऐसे सींग, इस प्रकार 3 सींगें बनी हुई हैं। तो 3 सींगों के एक चित्र दिखाया गया है। एक पे जो है प्रश्न आया था, एक सींग वाला गेंडा किस सभ्यता संबंधित है। एक सींग वाला गेंडा जो है, एक मुहर पर एक सींग का पशु बना हुआ है, तो उसको गेंडा ही समझा जा रहा है। तो एक सींग वाला गेंडा भी दिखाया गया है, एक मुहर पे जो है अंकित है, चित्र के रूप में कुरेदा हुआ है। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे आयाम पढ़े, इसकी विशेषताएं भी पढ़ी। लेकिन अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, पतन का कारण है। पतन कैसे होता है, बस इसके बारे में जिक्र करते हैं। पतन पे कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन मुख्य जो है, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता शुरू में हुई, तो कुछ ने बताया ये स्वदेशी है, कुछ ने बताया ये विदेशी है। तो स्वदेशी में जैसे अमलानंद घोष आए, विदेशी में मार्शल मैके आए। उसी प्रकार पतन का कारण तो बाढ़ था, पतन के कारण बताए अपने अपने। बाढ़ बताया है, बाढ़ आ जाने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो मूवी देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हाँ, बहुत अधिक सच्चाई तो नहीं, लेकिन एक अनुमानित दृष्टि से काफी बढ़िया। उसमें बाढ़ से ही सिंधु नदी में बाढ़ आती है, तो अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। तो बाढ़ से किसने बताया, जरूर जो उसके डायरेक्टर होंगे मार्शल मैके से प्रभावित होंगे, तभी उन्होंने बाढ़ से उसको दिखाया है, खत्म हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, समाप्त हुई। अब उसके बाद जो है आर्यों का आक्रमण व्हीलर ने बताया। हालांकि ये
स्पष्ट अभी कहीं नहीं हुआ है, कहीं किसी को उसके इस प्रकार कंकाल नहीं मिले कि छत विक्षत हो, कहीं ऐसे तलवारें कटारे नहीं मिली हैं कि जो युद्ध के कोई प्रमाण हो कि आर्य ने आक्रमण किया, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने बताया तो कभी कभी पूछ लेता आर्यों के आक्रमण से किसका कथन है, व्हीलर का है। और एक महामारी, क्योंकि महामारी आई तो इसलिए महामारी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महामारी से जो पतन हुआ सिंधु घाटी का, ये कैनेडी ने बताया, यूआर कैनेडी थे, तो कैनेडी याद रखिएगा बस। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सारे आयाम, स्टार्टिंग से पतन तक हमने उसके सारी चीज़ों को देखा, उसकी संस्कृति को समझा हर प्रकार से, उसके नगर नियोजन को समझा। नगर नियोजन में क्या था, ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था, सब पक्के भवन थे, स्नानागार भी था, अन्नागार भी था, और सबसे बड़ी इमारत इस अन्नागार के रूप में थी। जो सड़कें थी एकदम से ऐसे सीधे जाती थी, फिर एकदम समकोण पे कटती थी, जैसे आज बिल्कुल सुनियोजित ढंग से है। तो इसके नगर नियोजन के बारे में चर्चा इस प्रकार मिलती है। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी आयामों को कम समय में परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ा। ऐसे तो चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को यदि समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।